पीपी 145 में आप ऑलमोस्ट 6128 वोटों से सीट अपनी समीउल्लाह के खिलाफ जीत चुके हैं। आपको गिरफ्तार किया गया, जेल में आपके जो दिन हैं वो कैसे गुजरे हैं, मुलाकात करवाई जाती थी आपसे, 22 घंटे आपको चेयर के साथ बांधे रखा, तो उस सूरत में कोई डिमांड सामने आई? ये आखिरी रास्ता ये आपका जो मैसेज है सियासत छोड़ दीजिए, लेकिन ये कहा गया जैसे कहेंगे पार्टी चेंज कर। मेरे वाले साहब की वफात होती है इसी तरह, तो मैं उनको कंधा भी नहीं दे सका, मुझे फिर वहाँ से निकलना पड़ा। कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप इसको किस बुनियाद पे कह रहे हैं? आया पीटीआई के कारकुनान क्या जिन्ना हाउस में नहीं गए? पहले उन्होंने कहा कि ये अमरीकी मुदाखलत, उसके बाद उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे घर भेजा, तीसरे नंबर पे कहा कि ये लंदन प्लान का हिस्सा था। तो आज आप हमें जरा थोड़ा सा क्लियर करें कि ये असल में था क्या? चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा लंदन गए, पीटीआई ने तबाह के एहतजाज किया, जनरल आसिम मुनीर अमेरिका गए, पीटीआई ने वहाँ पर भी एहतजाज किया। कोई भी शख्स जो है वो बाहर जब भी किसी ऑफिशियल विजिट पे जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसके अगेंस्ट वहाँ पे उसी जगह पे जाके मुजाहरा करते हैं। आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान की बदनामी है? जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है उसी ने सारा कुछ लीड करना होता है। लीडरशिप प्रेसिडेंट कौन है पंजाब पीटी उस वक्त? डॉक्टर यास्मीन राशिद। लीडरशिप की उस वक्त और वो उस वक्त चौक में मौजूद थी, वो चौक में जना उस चौक में मौजूद है, वो खड़े होकर माइक पे कह रही हैं राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, मरियम नवाज के होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया कराची में। राना सनाउल्लाह की बीवी जो है वो कोट लखपत जेल के बाहर दवाइयाँ लेके बैठी रही और वो कि जी सिर्फ उनको दवाई पहुँचाने दें, बाकी आप जो मर्जी उनके साथ करें, उनको ये परमिशन नहीं देगी। उस्मा बुखारी का आपने नाम लिया, उसी कोट लखपत जेल के बाहर पुलिस वालों ने उनके गिरबान पे हाथ डाला, जिसके जो थप्पड़ की बाद में वीडियो भी वायरल हुई। आप ये बताएं कि क्या आप आज जब ये सारा कुछ रिवर्स आप पे हो रहा है, आपको गलत लग रहा है? उस टाइम पे जो हो रहा था वो ठीक हो रहा था? प्राइम मिनिस्टर ने बुला के पूछा ये केस मेक श्योर करो। उन्होंने कहा कि उस वक्त एंटी नारकोटिक्स के जो भी हेड थे उनको बुलाया गया, उन्होंने खुद बुला के पूछा और उसने कहा कि मैं बिल्कुल आपको ठीक कह रहा हूँ। एक तजिया नगार हैं, सीनियर एंकर पर्सन है मुनीफ फारूक, वो ये कहते हैं कि मेरी खबर है कि इमरान खान इज डन। क्या कहेंगे इसमें? जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है, ये बेहतर है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना अली ज़ुहैब। आज के इस पॉडकास्ट के हमारे जो मेहमान हैं, अगर ये कहा जाए कि उनको इमरान खान से वफा की सज़ा दी जा रही है तो गलत नहीं होगा। मेरी मुराद जनाब इंजीनियर यासिर गिलानी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, एक तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें अता किया है। सर, आप हमें ये बताएं कि आपकी स्कूलिंग और आपकी जो इब्तदाई जो ज़िंदगी है वो कैसी रही? कहाँ से आपने स्टार्ट किया, कहाँ से आप पढ़े हैं और सियासत में आने का आपने क्यों सोचा? मैंने जी हम 8वीं में यहाँ पे हमारा इस्लाम नगर एक स्कूल था शादरा में, वहाँ से 8वीं का इम्तहान पास किया। फिर मैट्रिक का जो इम्तहान है वो गवर्नमेंट MPEI स्कूल शादरा में, बड़ा एक मशहूर स्कूल है, वहाँ से किया। मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया। इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन से मैंने FSC की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से मैंने BSc सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। 02 में मैं पास आउट हुआ। जब मैं यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ UET में, तो हमारे यहाँ पे एकेडमिक कल्चर था और हम लोग क्योंकि लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं तो साथ ही मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और फिर उसके बाद अपना खर्च भी उसी से चलाते थे। तो वो फिर पढ़ाने का सिलसिला भी 10 साल मुसलसल चला। तो वो मीनवाइल इसी पढ़ाने के दौरान फिर मैंने मास्टर्स उर्दू में किया, हिस्ट्री में किया। तो वो इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग की उस साइड पे प्रॉपर जॉब शुरू में तो ना की, क्योंकि एक जॉब बहुत कम पैसों पे सतपारा डैम पे जाके मिल रही थी। तो फिर वो मैंने अपनी जो टीचिंग है उसी को ज़्यादा देखा और 10 साल मैंने पढ़ाया शादरा के अंदर। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड। एक वर्कर से आपने एक लीडर का सफ़र जो है वो कैसे तय किया? आप ये देखें कि आपने जो पेशे के अतबार से या तलीम के अतबार से, जैसे आपने कहा कि इंजीनियरिंग के बाद आप मास्टर्स की तरफ चले गए, तलीम की तरफ देखा जाए तो आप एक इंजीनियरिंग जो बड़ी एक समझा जाता है, वालिदैन यही समझते हैं, सोचते भी हैं कि बेटा ये डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। आपने माशाल्लाह इंजीनियरिंग पढ़ी भी, लेकिन सियासत में कैसे आना? आपने ये सोचा कि मुझे सियासत में आना चाहिए, सियासी पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही क्यों ज्वाइन करनी चाहिए? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, अक्सर लोग पूछते हैं। मेरा UET में दाखिला हुआ था 1998 में। ओके। तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाने से पहले FSC के एग्ज़ाम के बाद 97 में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की।
PTI बनी है 96 में, ऑलमोस्ट एक साल के अंदर, एक साल बाद। और जब मैंने ज्वाइन की तो मेरा शनाख्ती कार्ड अभी नहीं बना हुआ था। वो 18 साल वो अभी हम दे के आए थे, वो उस वक्त ये डिजिटल तो नहीं होते थे, वो दूसरी पर्ची होती थी कि अभी हमने बनने के लिए दे के आए हैं। जब ऑफिस किया ना उन्होंने पूछा तो चंद दिनों के बाद ID कार्ड बना था। तो 97 में PTI को ज्वाइन कर गया। तो UET के दौरान भी PTI के साथ सफ़र था, वो चलता रहा। फिर मैंने बताया कि टीचिंग, मैंने 2006 तक टीचिंग में रहा। फिर मैं अपनी इंजीनियरिंग के साइड पे चला गया और मैंने फिर मुख्तलिफ कंपनीज में काम भी किया, गवर्नमेंट सेक्टर में भी थोड़ा सा काम किया 1-2 महीने। लेकिन वहाँ पे जो हमारा निज़ाम है जिस तरह से, उसको देख के मैंने रिज़ाइन किया। फिर मैंने 11 साल एक मल्टीनेशनल कंपनी है मोबीसर के नाम पे, उसमें काम किया और मैं वहाँ पे नेशनल वर्क मैनेजर सिविल वर्क्स जब मैंने रिज़ाइन किया 31 अगस्त था 2017, क्योंकि इलेक्शन की तैयारी थी। इमरान खान साहब की इजाज़त से 13 अगस्त को मेरी खान साहब से बनी गाला में मुलाकात हुई। तो उस वक्त मैंने पुराने कहा कि मैंने अब इलेक्शन में जाना है, तो मैंने भरपूर तैयारी का टाइम चाहिए, तो मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ। तो उनकी इजाज़त से रिज़ाइन किया था। तो 2017 में फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग के कैरियर को जो है वो हैदराबाद का, और उसके बाद से लेकिन पॉलिटिकल सफ़र मुसलसल चलता आ रहा है साथ साथ। लेकिन वो एक सफ़र ये था कि अपने मुल्क के लिए कुछ किया जाए। इस मुल्क के अंदर जो हालात थे, जिस तरह से लोग तंग थे, बारियाँ लगी हुई थी दोनों पार्टीज़ की, और हकीकी जमहूरियत की बात की जाए, कानून की बात की जाए, इंसाफ की बात की जाए, तो बहुत अर्सा पहले भी जब मैंने अपनी बायो में भी लिखा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, तो वो यही था कि पाकिस्तान के अंदर एक हकीकी सही मानों में एक इंसाफ पे मबनी सोसाइटी के लिए कोशिश करने का अज़म है। और उस सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई नहीं, तो इस तरह से ज्वाइन किया। आपने कहा कि 97 में आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। 98 में एक पाकिस्तान में बहुत बड़ा वाक़या हुआ आपके सामने। जनरल मुशर्रफ ने 98-99 में नवाज शरीफ की जो हुकूमत है उसको ख़त्म किया और इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया। आप चूँकि उस वक़्त आपने कहा कि एक यंग वर्कर के तौर पे आपने पॉलिटिकल पार्टी को एक ज्वाइन कर चुके थे, राइट? उस वक़्त असल में हुआ क्या था? कोई याद पड़ता है आपको कि क्या हालात क्या थे और क्या उसका रिएक्शन क्या आया पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ, चूँकि 96 में तो फाउंड हो चुकी थी, बन चुकी थी। तहरीक इंसाफ ने उस वक़्त के कू को, जो हमारा एजेंडा था, उसमें जो 6 बड़े पॉइंट्स थे, जनरल मुशर्रफ ने उन 6 बड़े पॉइंट्स को अडॉप्ट किया कि मैं ये काम करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में आई मंशूर लेके कि हम ये करेंगे, करप्शन का खात्मा, इंसाफ है, सोशल जस्टिस है, वो चीज़। तो वही 6 बड़े पॉइंट्स जनरल मुशर्रफ ने अपने उस टाइम पर रखे। ये उसके पॉइंट्स को अडॉप्ट करने से पहले आप अनाउंस कर चुके थे? हमारा जो पहले से ये चल रहा, मंशूर का हिस्सा था। 97 में क्योंकि बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी मियां साहब के पास, तो वो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बनने चल पड़े। वो ये है कि जब वो ताकत में होते तो उस समय तक सब कुछ मैं हूँ, वो फिर हर किसी को रोकने की कोशिश भी करते हैं। एनीहो, लेकिन ये जो मूव है, हमारी मूव ठीक नहीं थी, और इस मूव पे बाद में इमरान खान साहब ने भी कहा कि ये मूव हमारी ठीक नहीं है। वैसे में क्यों ठीक नहीं? क्योंकि डिक्टेटर को आपको नहीं सपोर्ट करना चाहिए ना, आप लोग जमहूरी स्ट्रगल का हिस्सा रहना चाहिए आपको। तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ की उन ग्राउंड्स के ऊपर सपोर्ट करना, हालांकि वो भी गलत थी, और खान साहब ने बाद में एडमिट भी किया। यही पॉलिटिकल लोगों का ऑप्शन होता है कि आप एक चीज़ को एडमिट करके फिर उससे सीख के आगे बढ़ते हैं। तो वो उसका एडमिट किया और फिर हमने भुगता भी। और फिर इमरान खान साहब ने मुशर्रफ के टाइम के अंदर सबसे पहले जेल इमरान खान साहब ने मुशर्रफ के टाइम पर भुगती। मुशर्रफ के खिलाफ जो एमरजेंसी की तहरीक थी, उसमें जिस शद्दोमत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फोर फ्रंट पर रही, और शायद कोई दूसरी जमात थी। वकला तहरीक के अंदर जिस तरह से जिस शद्दोमत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे रही, वो कोई और नहीं था। और मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान, क्योंकि लाखों लोगों की आवाज़ है, दिलों की धड़कन, उन्होंने जो पहली जेल जो काटी है वो मुशर्रफ के टाइम पर काटी थी। इसी वजह से मुझे वैसे आज चलें, क्योंकि तारीख के और आग से जो है वो हम उसको देख रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, उस पर जा रहे हैं। मैंने 99 में जब ये कू हुआ, तो जब हमने सपोर्ट किया, तो मैंने इंटरनली पार्टी के अंदर मैंने ओहदे से रिज़ाइन किया था, मेंबरशिप अपनी इंटैक्ट की थी। ये एक प्रोटेस्ट मैंने रिकॉर्ड करवाया था कि हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए, हमें रेफरेंडम की, जब रेफरेंडम करवाया था ना इसने उस टाइम पे, तो मैंने हमारे उस टाइम पे लाहौर के जो चैप्टर के हेड है उनको मैंने लिखा भी। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त हमारी पार्टी छोटी थी, उतने लोगों को पता भी नहीं होता था, उनका पहले ही हमारे हालात ऐसे हैं तो मीडिया पे अपना करें। लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा मैंने वो भेजा था कि हमने इसको नहीं सपोर्ट करना। लेकिन इमरान खान साहब, ये लेकिन जमहूरी है ना, पार्टी के अंदर रह गए, विद इन द नॉर्म्स है वो, ये नहीं कि हमें शोर डाल के करना। तो अपनी आवाज़ को वहाँ पे पार्टी के अंदर मैंने उस वक्त भी पहुँचाया था, 99 की बात है। लेकिन हाँ, सब ने खैर बाद में ओवरऑल बेस पे कहा और ओपनली कहा, क्योंकि हमसे माफ़ी भी मांगी थी कि ये मुशर्रफ को मैं सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुशर्रफ ने वो सपोर्ट करके जिस तरह से फिर
अमेरिकन डोमिनेंस को माना, जिस तरह से यहाँ पे ड्रोन अटैक्स हुए, जिस तरह से सारा कुछ हुआ, वो आपके सामने है। नहीं तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके अलावा भी उस टाइम पे किसी और ने भी ये आपका जो पॉइंट था कि हमें इसको मुशर्रफ को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, पार्टी के अंदर आवाजें थी, यकीनन आवाजें थी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए प्रोटेस्ट जो एक रिकॉर्ड वाला प्रोटेस्ट है वो आपका था नहीं, और भी लोगों की आवाजें इंटरनली होता है। देखिए पार्टी के अंदर ना डिबेट होती है, जमहूरी पार्टियों में ये रवैया होता है। यहाँ पे बादशाह नहीं है कि जनाब वो बादशाह सलामत है और उसकी बेटी है और उसका बेटा है और उसका भाई है और फिर आगे उनके बच्चे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी में बड़ी डिबेट होती थी। तो मेरा ख्याल है मुराद मोहम्मद खान साहब ने भी कहा था, और भी चंद एक आवाजें थी, तो ये था। लेकिन हम वो इंटरनल मैटर था, पार्टी के अंदर कुछ लोग थे जिनका ये मौक़िफ़ था। आपके जनरल इलेक्शन के बाद आपका भी दावा है करंटली भी कि PP 145 में आप आलमोस्ट 6128 वोटों से सीट अपनी समीउल्लाह के ख़िलाफ़ जीत चुके हैं, राइट? लेकिन आप सीट पे नहीं हैं, क्या कहेंगे इस पे? ये दावा जो है बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। आपके तवज्जुह से ज़ोहैब भाई मैं ये चैलेंज करता हूँ उस्मा बुखारी को, उस्मा बुखारी साहिबा को, उनके खामन समीउल्लाह को। वो कहते हैं बड़े इज़्ज़त एहतराम से नाम लें, जनाबे वोट चोर समीउल्लाह खान साहब से मैं कहता हूँ, ठीक है? क्योंकि डाकू को क्या, जो वहाँ के वोटों पे डाका डाले, वहाँ के मैंडेट पे डाका डाले, उसे क्या कहें? उसे जनाबे डाकू कह देते हैं, डाकू साहब कह देते हैं। समीउल्लाह खान जो डाकू साहब हैं, उनको मैं कहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि पूरे पाकिस्तान में कोई से 3 जिम्मेदार लोग लें। मैं कहता हूँ एक आसान हाल देता हूँ, जवानों को पीरों का उस्ताद तक। हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसी एक यूनिवर्सिटी से 3 टॉपर्स ले हैं। अच्छा, वो टॉपर्स PTI के तो नहीं होंगे, 3 टॉपर्स ले हैं। हमें अपने नौजवानों पे इन्हिसार करना चाहिए, वो फैसला कर रहे हैं। मैंने वो कैसे फैसला करेंगे? मैं अपना आपके पास एविडेंस क्या है? मैं 2-2.5 मिनट में आपके सामने केस रखता हूँ, वो भी अपना रखेंगे तो वो बड़ा क्लियर हो जाएगा। PP 145 लाहौर का पहला हल्का, टोटल पोलिंग स्टेशन कितने हैं? 168। ठीक। मेरे पास फॉर्म 45 जो नतीजा है, जो बुनियादी पेपर है जिसके ऊपर पूरा रिजल्ट बनता है, पोलिंग स्टेशन का नतीजा जी, फॉर्म 45 उसे कहते हैं। हर पोलिंग स्टेशन के नतीजे पे 168 पोलिंग स्टेशन थे तो 168 नतीजे होंगे, 168 अब पेपर होंगे, तो हमारे पास फॉर्म 45 होंगे। मेरे पास 168 सारी मौजूद। उनके मुताबिक मेरे वोट हैं 40,588, समीउल्लाह खान के हैं 34,460, मेरी लीड है 6,128। जब मैं मेरी से बात कर रहा हूँ तो इमरान खान की लीड है। मैं तो अपने आप को वोट नहीं डाल सका, ये बड़ा ऑन रिकॉर्ड है कि मैंने, मुझे तो वोट नहीं डालने दिया गया। मुझे तो उन्होंने जिस तरह से किया हुआ था मेरे ऊपर, वो सारे इनकी पाबंदियां थी, वो हम उस तरफ भी आते हैं। 6,128 की लीड हो गई। 3 जमातें जो मेरे मुखालिफ थी और समीउल्लाह की भी मुखालिफ थी, TLP तीसरे नंबर पे आई। उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट दिया कि हमारे हल्के से यासिर गिलानी जीता है, उसको सीट मिली। किसने वीडियो स्टेटमेंट दिया? उमैर जंगीर रिजवी साहब का वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है सोशल मीडिया पे, मैं आपको TLP के जो कैंडिडेट हैं 17,000 वोट उन्होंने भी लिखा है। उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा लेकिन जमहूरियत ये कहती है जिसको वोट मिला है और यासिर गिलानी 6,000 से ज्यादा की लीड से जीतेंगे, उनका वीडियो स्टेटमेंट है। दूसरे उम्मीदवार हैं जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, उनका वीडियो स्टेटमेंट है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवार हैं, हमारे हल्के से हमारे मुखालिफ आपस में हम लोग जो इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने फेसबुक पे दिया कि यासिर गिलानी के मैंडेट को चुराने की हम मजम्मत करते हैं। वो 3 कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, मजे की बात है, इन तीनों ने अपने असल फॉर्म 45 दिए जो अदालत में जमा है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जमा करवाए। अच्छा, इन सबके जो फॉर्म 45 में किससे मैच करते हैं? मेरे फॉर्म 45 से, यानी मेरे फॉर्म 45 भी ओरिजिनल है, इनके ओरिजिनल में मैच करते हैं। बिल्कुल ठीक। एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं, इसका जो दूसरे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इलेक्शन कमीशन ने इस हल्के के वेबसाइट्स अपनी वेबसाइट पे डाले हुए हैं। आप अभी वेबसाइट क्लिक करें, आप PP 145 पे चले जाएं, मैंने तो मेरे पास गूगल ड्राइव में है, मैं आपको दे दूंगा। वो क्लिक करें और हर स्टेशन का नतीजा खोलें, उसको डाउनलोड कर लें। 145 अब इलेक्शन कमीशन वाले भी डाउनलोड कर लें। अच्छा, उनको जब जमा करें 145 को, तो मेरे वोट उन्होंने 40,588 रखे हैं, मेरे वोट को नहीं छेड़ा। जो उन्होंने 17 फॉर्म चेंज किए हैं, लेकिन उन्होंने 17 में समीउल्लाह के चेंज कर दिया, 34,000 से बढ़ा के 42,000 समथिंग कर दिया। यानी मुझे इलेक्शन कमीशन ने जो अपने नतीजे लगाए हैं, जो वेबसाइट पे पड़े हुए हैं 168 पोलिंग स्टेशनों के, जमा किया तो मुझे वो हरा रहे हैं 1972 वोटों से। अब इस रिजल्ट को जमा भी करना है, वो तो एक रिजल्ट है, एक पोलिंग स्टेशन पे वो जमा होता है फॉर्म 48 पे। जैसे किसी बच्चे के मैथ में नंबर आए, रिजल्ट हमने बनाना है कि मैथ में जनाब आपके नंबर इतने हैं और दूसरे कैंडिडेट के इतने हैं, एक पूरा रिजल्ट कार्ड जिसे कहते हैं, वो होता है 48, वो जो रिजल्ट कार्ड है, डिटेल।
48 पे जब जमा करने लगे कि पोलिंग स्टेशन 1 पे यासिर गिलानी के इतने, समी के इतने और 2 पे इतने, वो पूरे डिटेल जब बनाई है, वहां पे इनको फरिश्ते ने आके कहा कि यासिर गिलानी को 4000 से ज्यादा से हराओ, क्योंकि 4000 से अगर कम है रूल है तो वो दोबारा गिनती में जाएगी। फरिश्ता कौन था? फरिश्ते आपको पता है जिन्होंने इलेक्शन सारा मैनेज किया, मुख्तदरा के लोग होंगे जो भी वहां पे मौजूद होंगे, वो सारे के सारे लोग हैं। ये इसमें आगे जाकर मैं नाम भी इनको बताता हूँ, ये समी के अपने लोग भी, जहाँ पे इन्होंने पैसा भी चलाया और वो बेशुमार चीजें हैं इनकी। आरओ जिसके अंदर बड़ा मेन किरदार है, मैं उसको बताऊंगा आपको। तो इससे जब कहा गया कि आप इसको हराओ, तो अब वो जो अमला था उन्होंने कहा अब दोबारा हमने 17 फॉर्म चेंज किए हैं, तो अब सिर्फ जमा शीट पे चेंज कर दिया उन्होंने, वो दोबारा उनको नहीं छेड़ा। अब जो जमा शीट है उसका रिजल्ट हो रहा है, यानी वो जो जिस पेपर में रिजल्ट आए जो उन्होंने लगाए हुए हैं आगे जमा करते हुए उसमें और है बिल्कुल रिजल्ट। यानी अब क्या किया कि जमा शीट पे मेरे वोट कर दिए 38,200 कुछ, 40,000 से कम कर दिए, ठीक है, और सभी के 42,000 कुछ और थोड़े से बढ़ा के 5,000 उसकी, यानी 4,316 की लीड बना दी। अब 2 फॉर्म है इलेक्शन कमीशन के, जैसे बच्चों के अलग अलग पेपर होते हैं, अलग अलग रिजल्ट है, उसके ऊपर जो रिजल्ट है वो मैं जीत रहा हूँ। 1972 से मुझे हराया गया, मेरा 40,000 वोट है। लेकिन जब फॉर्म 48 पे किया तो वो सारे के सारे 22 पे चेंज किया, 17 की बजाय 22 पे यहाँ पे जमा करते हुए रिजल्ट चेंज किया, और वहां पे मुझे 4,316 से हरा है। यानी इलेक्शन कमीशन की अपनी ही कौन सी बात माने, फॉर्म 45 माना जाए या फॉर्म 48 माना जाए, तो वो दोनों ही आपस में तजाद रखते हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है, ये सबके सामने मेरे पास सारे सबूत जो मैं बात कर रहा हूँ, एक एक चीज डॉक्यूमेंट और सबूत है। अच्छा, ये बात हो गई। अब आपने पूछा था कि मेन किरदार कौन, आरओ जिसने सारा ये फैसला करना होता है, उसका नाम है हफीज, डिप्टी सेक्रेटरी था वो उस वक्त पंजाब टेक्निकल बोर्ड में, सारे इलाका जानता है। आज उसको एजाजी सेक्रेटरी बनाया हुआ, उसको इनाम दिया हुआ है, नवाजा गया है। आपको हराने का? जी, मुझे हराने का, क्योंकि सभी का सारा खर्चा और सारा उसका जो आगे है वो एक नाम है करेक्टर तफैली भट्ट, ठीक, शादरा में सारे लोग जानते हैं, उसके ऊपर पूरा पैसा लगाता है। तफैली भट्ट के टेक्निकल कॉलेज है पूरे पंजाब में, वो 3-3 साल के लिए एडमिशन लेता है, 3 साल के बच्चों की फीसें ली और माल उसने खूब बनाया हुआ है। और टेक्निकल कॉलेज की अप्रूवल होती है पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल कॉलेज से, बिल्कुल ठीक। वहां पे इसने अपना एक बंदा रखा हुआ है जिसको खिलाता बुलाता है, हफीज। हफीज और तफैली भट्ट ये बाहम एक ही है, एक दूसरे के मतलब ये लेफ्ट राइट एक दूसरे के तफैली, एक दूसरे को वो पैसे नमाज के रहते हैं। इवन यहाँ तक उसके घरों में आना जाना बच्चों के साथ, इनकी फोन कॉल रिकॉर्ड अगर 2 साल की निकालें तो ऐसे लगता है जैसे आना जाना शादमान के दफ्तर में, हफीज के घर में, तफैली भट्ट के घर में, वो इनका बहुत ज्यादा आना जाना है सब, ठीक। तो वो बड़ा क्लियर है। अब वो इन्होंने आरओ लगवाया। अच्छा, पहले आरओ में कोई और था, ये भी मैं आपको बताऊं, ये भी जैसे जुडिशियल कमीशन बनेगा, मेरे हल्के का आरओ कोई और था। फिर इसने तफैली भट्ट ने इलेक्शन से पहले तफैली भट्ट ने इसको कहा कि ये वाला बंदा लगवा दो, तो ये रिजल्ट हमारे लिए मैनेज करना आसान होगा। वो फिर उन्होंने मिलकर जिस तरह से भी है सारा मिल मिला के दूसरा फिर आरओ लगा, ये हफीज जिसका नोटिफिकेशन। और मजे की बात क्या है, हफीज के ऊपर 13/11/2023 को इलेक्शन जब आरओ बनने से 1 महीना भी नहीं हुआ, उसके खिलाफ 8 सफ़े की इंक्वायरी आई, मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा दूं। किस बात की इंक्वायरी? वो आपको दिखाऊंगा, आप अभी नाज़रीन को दिखाएं। वो इंक्वायरी ये आई कि हफीज के ऊपर फ्रॉडिया है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं, बेशुमार किस्म के इसने 2 नंबरियां की हैं, जालसाजी की है, और कोई गुंजाइश नहीं बचती कि इसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। इसने भरपूर इसके ऊपर कार्रवाई की सिफारिश की, पीडा एक्ट लगाया जाए। अच्छा, इसके ऊपर कार्रवाई की, वो कंक्लूजन आप सिर्फ अगर अपने नाज़रीन को दिखा दें कि वो आप कंक्लूजन ये है कि इसके ऊपर पीडा एक्ट की कार्रवाई की जाए हफीज के ऊपर। अच्छा, और उस बंदे को आरओ लगा, और उसी बंदे को भी 1 महीना भी नहीं हुआ, अगले महीने उसको आरओ लगा दिया, एक कुछ दिन भी रहते थे। तो ये जो आरओ हैं जो कि खुद फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस की अपने डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में मौजूद हैं, ये कर रहे हैं, वो ऐसा जिन किस्म का आदमी है। वो कहता है मैंने कोहार्ट यूनिवर्सिटी से जाके MBA की है उसने, यहाँ पे उसके अलाउंस लेने के लिए यहाँ पे जॉब भी करता है और वहाँ पढ़ता भी, यानी 2 काम करता था, दोनों ऑफिस, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ता था और यहाँ पे अपना काम भी कर रहा होता था। वो ऐसा अजीब गरीब आदमी है, नहीं वो तो इंक्वायरीज उसके खिलाफ चलती रहेंगी। जुडिशियल कमीशन ही बनेगा, अभी तो हमें इंसाफ की तोक़ो तो नहीं है, हम दरवाज़ा तो जरूर खटखटाएंगे, लेकिन 26वीं तरमीम में इंसाफ का जिस तरह से कलाकमा कर दिया गया, तोक़ो तो नहीं है इन लोगों से, लेकिन तोक़ो हमें है अगलाम की अदालत से, अल्लाह की अदालत से। अगला लाया अमल क्या है, कहाँ जाएंगे? हम सुप्रीम कोर्ट में तो जाएंगे, लेकिन ये लोग देखे ना कितनी बेशर्मी रिटाई से। एक चीज बच्चे को पता है बंदा हारा हुआ है, जब हारा हुआ बंदा बेशर्मी से रिटाई से
डेवलपमेंट फंड के नाम पे काम के, जी मैंने ये काम करवाने आया हूँ तो ये मैं गली बना दूंगा, और वो गली की नाली के चक्कर में उनके लोग जो पहले छुपे हुए थे वो सिर्फ ये कि हम गली नाली बना रहे हैं, लोग गली नाली से आगे चले गए, सोच लोगों की और बन गई हुई है। तो जब झूठे लोग और अल्लाह के 99 नामों के नीचे, असम्बली के नीचे जो शख्स झूठा हलफ उठाए, आप क्या समझते हैं उसके ऊपर अल्लाह की मार नहीं होगी, अल्लाह का इज़ाब नहीं होगा, अल्लाह लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, उस पर अल्लाह की लानत नहीं होगी? अगर वक्ती तौर पर वो समझ रहे हैं कि वो चेयरमैन बन गए इस्तेहकाक कमेटी, जो कि खुद इस्तेहकाक मजरू कर रहा है पंजाब असम्बली का, तो वो क्या समझता है कि वो अल्लाह की लाठी इतनी बेआवाज़ है कि उसको कुछ नहीं कहेगी। तो अवाम भी जानती है, अवाम भी उसे थू थू करेगी, कर भी रही है। और अभी तो मैदान सजेगा ना, अभी तो ये समझते हैं कि पुलिस हमारी है और थाने में बैठ के लिस्टें देते हैं इनके सारे सेक्रेटरी, और ये खुद ऊपर से मुनाफिकाना तर्जुमा करते हुए कि हम बड़े जमहूरी लोग हैं और हम बड़े अमन पसंद लोग हैं, हमने तो कभी कुछ किया ही नहीं। और पीछे इनके सेक्रेटरीज हमारे लोगों के, हमारे पास वो लिस्टें मौजूद हैं जो हाथ से लिख के दी हुई हैं, हमारे लोगों के नाम देते हैं और पकड़वाएं, 100 से ज़्यादा लोग हमारे इन्होंने पकड़वाए। तो अभी तो इनकी ताकत है, तो एक वक्त हो गई, ताकतें तो मेरे रब की हैं, इज्जतें मेरे रब की हैं। तो जब वो वक्त आएगा फिर देखेंगे क्या बनता है। तो इंशाल्लाह अवाम की इदालत से उम्मीद है, और उसके बाद हमें उम्मीद है अल्लाह की इदालत, तो इंशाल्लाह वहाँ से हमें उम्मीद है, बाकी यहाँ से तो इंसाफ शायद नाम दे। अच्छा सर, 9 मई के सानहे के बाद आपको गिरफ़्तार किया गया, हम ये जानना चाहते हैं कि जेल में आपके जो दिन हैं वो कैसे गुजरे हैं, और आप मुलाकात करवाई जाती थी आपसे? मैं तो इससे बहुत बाद में अरेस्ट हुआ, तकरीबन सितंबर में इलेक्शन के बाद। उससे पहले तक आपको पता ही है जिस तरह से इन्होंने जो जुल्मों से तमड़ाए रखे, वो एक तवील दास्तान है। आज ही के रोज़ 22 जून को आज मेरी मिसेज को अरेस्ट कर लिया। हम लोग घरों में थे ही नहीं, उसके बाद ज़ाहिर है कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तो जब उस वक्त इमरान खान साहब बाहर थे, 5 अगस्त को खान साहब जेल से बाहर हुए हैं, मेरा उनके रब्ता नहीं होता था, तो मुझे 3-4 घंटे बाद जाके पता चला। फिर मैंने किसी तरीके से खान साहब को मैसेज पहुंचाया कि ये हरकत की। खान साहब ने ट्वीट किया, पूरी दुनिया में वो गई बात और लोगों ने लान तान की कि ये क्या हरकतें हैं। तो छोड़ तो दिया गया, लेकिन ये कहा गया इसे कहेंगे पार्टी चेंज कर रहे। जब मेरी मिसेज ने 26-27 साल से PTI में, मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी चेंज करेंगे। तो देखा कि फिर उन्होंने कहा कम अज़ कम उनके लिए आखिरी रास्ता ये आपको ये मैसेज है, सियासत छोड़नी पड़ेगी। तो रिलीज़ करना पड़ा। वो प्रेशर जब बना, सारे लोगों ने, आप लोगों ने, साफियों ने, बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई। मैं उनका मशहूर, वो एक मुश्किल होता था। मैंने बच्चों से जब बात की तो बच्चों ने मुझे कहा कि बाबा आपने अरेस्ट नहीं होना है, तो आपने हौसला नहीं हारना, हमने पार्टी नहीं छोड़नी। मेरी बेटी 9th क्लास में थी, बड़ी बेटी उस टाइम पर। तो उसने मुझे ये बात कही कि बाबा आपने एक तो अरेस्ट नहीं होना, बिल्कुल साइड पे कहीं जहाँ भी और भी कहीं हो जाए, तो दूसरा ये कि आपने पार्टी नहीं छोड़नी। ये कैफियत थी। फिर उसके बाद जो सबसे मेरे ऊपर इस सारे सिनेरियो में जो एक बोझ इंसान के साथ चलता है, एक वो रह जाता है। मेरे वाले साहब की वफात होती है इसी तरह, और जब 9 मई हुआ तो उससे कुछ देर पहले हमने उनका ऑपरेट करवाया था, गिर गए थे, उनकी हड्डी खुले की टूट गई थी। तो घरों में जब छापे पड़े, दरवाजे तोड़े, उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू की, तो जाहिर है उन्हें फिर आगे पीछे करना पड़ा। गाँव ने भेज दिया अपने तया के पास, उनके घर में। तो जाहिर है मैं कहीं और था, मेरे बच्चे अपने ननिहाल में थे, मेरी वालदा मेरे मामा अंकलों की तरफ चले गई। इस तरह करके हम लोग 4-5 हिस्सों में फैमिली बढ़ गई। तो वो केयर उनकी नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो काफ़ी बीमार पड़ गए। वक्त से जाना था किसी ने। फिर हॉस्पिटलाइज जब हुए तो मेरी सिस्टर्स और कज़न वगैरह बताते हैं, वहाँ भी ये लोग पहुँचते थे, तस्वीरें बनाते थे। खैर मुझे इन्होंने बाद में बताया, और वो बाद में हॉस्पिटल वालों ने बताया कि वहाँ पे भी कुछ लोग थे, कहते थे मजबूर हैं, क्या करें, हमें यासिर ज़ानी को अरेस्ट करना पड़ेगा। फिर वहाँ से जवाब दिया, उन्होंने बड़ी अच्छी केयर की। मैं हॉस्पिटल में वो 3 दिन पल्स उनकी रहेगी, वहाँ पे चलते रहे। तो फिर उन्हें घर ले गए, जिस तरह से सबसे कंसल्ट करने के बाद, डॉक्टर्स के बाद, तो मेरे हाथों में उन्होंने, मैं भी कहीं और जगह पे पहुंच गया। वाले सब को भी शाम को रात को लेट गए वहाँ से लेके। जब पहुँचे तो उन्होंने बस वो एक दूसरे से हमने आंखों में जो बातें की, चेहरा हलाया, आँखें लाई, पानी पिलाया, मेरे हाथों में वो दम दे। बल्कि पहले जब मिले तो मैंने कहा आप लोग तो पल्सलेस कह रहे थे, हॉस्पिटल लेके जाए, ठीक है। तो मेरी कज़न ने कहा कि शायद ये इसी लम्हे के लिए ठीक थे, इसी का इंतजार था। तो फिर मेरी वाल सारे हम लोग उनकी 4 पे के सारी फैमिली इकट्ठी थी। तो मेरी वालदा का हुक्म हुआ कि नहीं अब ये वाला तो हमने अल्लाह की तरफ से बर्दाश्त किए, तो अब तो हमारे पीछे हैं, हमारे पास सारी हॉस्पिटल में भी वो तस्वीरें बनाते थे, तो तुम अब यहाँ से चले जाओ। तो मैं उनको कंधा भी नहीं दे सका, मुझे फिर वहाँ से निकलना पड़ा। ये 19 जुलाई की बात है, उस वक्त ज़रा सख्ती और हालात बहुत और हुए थे।
तो ये एक जिंदगी का एक ऐसा तल्ख चीज़ है जो मेरे साथ रहेगी। तो जब मुझे बाद में भी किसी स्टेज पे कहा गया कि आप पार्टी ज्वाइन कर लें, आप जीत रहे हैं, तो मैंने यही सोचा कि मैं अपने वालिद की कब्र पे जब जाऊंगा तो उनको क्या कहूँगा कि मैंने आपको तो बंदा नहीं दे सका, लेकिन मैं बेवफाई करूँगा। मैं बेवफाई नहीं करूँगा, मैंने इमरान खान से बेवफाई नहीं की। जो भी जीला जब अरेस्ट हुए उस वक्त तो 8 फरवरी का इलेक्शन हो चुका था, लाहौर का जलसा था। 21 सितंबर को मुझे अरेस्ट किया पिछले साल 24 में। तो उस वक्त तो लाहौर का जलसा था। फिर वो सब ने कहा कि नहीं, अब ये पॉलिटिकल आपके ऊपर विक्टिमाइजेशन है, कोई और सिनेरियो नहीं है, मुक्तदर की तरफ से शायद कोई स्पेशल टारगेट नहीं है। लेकिन क्योंकि उस वक्त मेरे मुखालिफ जो हैं वो समीउल्लाह खान साहब असम्बली में थे और मैं मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रहा था, जैसे मैंने आज भी नाम लिया, मैं लेता रहूँगा नाम। ये समझते हैं कि मुझे डराएंगे या माजी में इन्होंने एक हरकतें की हुई हैं इनके खिलाफ बोलने वाले को इन्होंने हमेशा के लिए चुप भी करवाया हुआ इन लोगों ने, इस गैंग ने। तो ये समझते हैं कि मैं चुप कर जाऊँगा, तो मैं तो चुप नहीं करूँगा, मैं तो मुझे हुक्म है ला इलाहा इल्लल्लाह, सच बोलता रहूँगा। तो इस डर की वजह से इन्होंने मुँह पे कपड़ा भी चढ़ाया, गिरफ्तार करवाया, चेयर के साथ मेरा ख्याल लगता नहीं कितने घंटे, एक दिन पूरा शायद 22 घंटे मुझे बंदी रखा चेयर के साथ। कुछ नहीं है, जो अपने जुल्म करना करते रहे, 6 थानों में घुमाते रहे, जैसे पता नहीं को कितना बड़ा टेररिस्ट है। हालांकि मैंने हाई कोर्ट में जब मेरे कागजात रिजेक्ट हुए तो मैंने रिट की कि मेरे खिलाफ अगर केस है तो मुझे बताएं। तो उस वक्त जज साहब ने छुट्टी पे जाना था, इमीडिएट रिपोर्ट मांगी, तो उन्होंने कहा कोई रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि मुझे उस टारगेट में था कि पार्टी छुड़वानी है शायद, उस वक्त तक ये था। तो मैंने कहा जब मेरे पास केस, ये खुद कह रहे हैं हाई कोर्ट में कि CCPO की रिपोर्ट है, केस नहीं है, तो पकड़ के उन्होंने केस डाल दिया। अल्लाह का शुक्र है उस केस से डिस्चार्ज हुआ, जज साहब ने प्रोसिक्यूटर की और बाकी लोगों को लान तान करते हुए उन्होंने डिस्चार्ज भी किया। उस केस से तो मैं डिस्चार्ज हो गया, लेकिन बाकी में भी 4 केसेस और भी, टोटल 12 के करीब केसेस हैं, 8 में फ्री हो चुके हैं, तो 4 में भी हम अदालतें भुगतते हैं। तो कोई बात नहीं, ये वफा की जो सजा है वो हम भुगतने के लिए तैयार हैं और प्राइड्स के साथ भुगत रहे हैं। जैसा आपने कहा कि पहले भी दबाव था कि पार्टी छोड़ दें या सियासत छोड़ दें, जब आपके घर फिर उसके बाद जब आप अरेस्ट हुए और आपको बकौल आपके जो आपने कहा कि 12-14 घंटे या 18 घंटे 22 घंटे आपको चेयर के साथ बांधे रखा, तो उस सूरत में कोई डिमांड सामने आई? नहीं, उस वक्त डिमांड नहीं थी, उस वक्त तो इलेक्शन हो चुका था, वो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, सियासी तौर पे बदला था। तस्वीरें खींची जाती थी, किसी को शायद भेजी जाती थी, किसी की जो खालिद लोग पोलिटिकल लोग हैं, ये छोटे लोग हैं, बोने लोग हैं, इन पे की बात पे नहीं जाना चाहिए। जो लोग आप मुझे ये बताइए, मैं ये नहीं कहता उसको भेजी गई, क्योंकि यही लोग है ना रजीम में, इस वक्त पोलिटिकल रजीम तो इन्हीं लोगों की है ना। वो छोटे और बोने लोग जो कि खुद हारे हुए हैं, वो बताएं कि किस चेहरे के साथ लोगों को जाके कहेंगे कि हम जीते, इस पे वो बात ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये होता ही पाकिस्तान में ऐसे, इस पे बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं ये एथिक्स की बात करें। भाई एथिक्स ये है, आप हारे हुए हो, वो जो शर्म होती है या होती है वो तो अपने मुंह से कहना शुरू कर दिया है कि ये जमहूरियत नहीं है, ये हाइब्रिड मॉडल है। तो आप कहीं ना कि आप जमहूरियत नहीं कर रहे, आप आइन पे, आपने हलफ उठाया है कि हम आइन पे पाबंदी करेंगे, आइन के ऊपर चलेंगे, और आप कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल है, आइनी मॉडल डेमोक्रेसी है नहीं है। राना सनाला से पूछें, वो कहता है शुक्र है मोहसिन नकवी के वज़ीर आज़म नहीं बन गया, वो तो वो भी बन सकता था, उसकी मेहरबानी। वो फैसल वाडा को और मोहसिन नकवी को लाइन में लगे, किसने वोट दिए? क्या कौन सी जमात है इनकी, बताएं ना। इन सब ने वोट दिए। ये नवाज शरीफ साहब भी बड़ा इनकलाबी बनता है, डॉक्टर यास्मीन आशा से हारा हुआ है हमारे साथ वाले हल्के से, उसने लाइन में लग के खड़े होकर वोट दिए वहां पर सेनेट में। इन लोगों की तो वो ये है जो जितने अच्छे बूट पॉलिश करता चला जाए। वो मरियम नवाज कहती थी ना, हमें वो रास्ता पता है जिस रास्ते से होकर इक़्तिदार में जाते हैं। तो जो जितने अच्छे बूट पॉलिश करता जाए, मानता जाए, तो ठीक है। तो ये बूट पॉलिश कर रहे हैं मान नहीं, तो वो पहले जिस रास्ते को उन्होंने इनकार किया था जी कि हमें पता है लेकिन हम वो इख्तियार नहीं करेंगे, तो अब उन्होंने उसको पता चल गया, हम उसी रास्ते पे आते हुए अब आ गए। तो खुद भी आ रही हुई फॉर्म 47 पे मैंने बताया समीउल्लाह खान आ रहा हुआ है, जिसको चेयरमैन इस्तेकाल कमेटी बनाया, और कोई बेशुमार लोग आ रहे हुए हैं। वफाक में 16 सीटें, 17 सीटें हैं, 17-18 सीटों से अपने हुकूमत उनको दे दी हुई है। तो ये जुल्म है ना, ये डेमोक्रेसी नहीं है। अब क्योंकि ये पॉडकास्ट चल रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई। पाकिस्तान का जो दिबाचा है ना, कानून आइन है, चलना आइन के मुताबिक है। हमारा जो रूल है सबसे मोतबर आइन है, सारे लोग इस पे मुतफिक है। आइन जब पढ़ना हम शुरू करते हैं ना, प्रीएम्बल उसका, पेश लफ्ज उसका दिबाचा, जिसके अंदर लिखा होता है कि मकसदियत लिखी होती है कि हमने करना क्या है, मैग्ना कार्टा कह लिया, जो भी उसको बेसिक चीज है वो 4 उसके अगर आप पहले पहले अगर सिर्फ 4 पैरे पे पढ़ दे, स्टार्ट होता है हाकमियत अल्लाह की है पूरी दुनिया के अंदर, और अवाम उसको
अवाम पीपल लोग उसको एक्सरसाइज करेंगे, अल्लाह ताला की दी हुई है दुदो की उसके अंदर रहते हुए, अवाम की बात है। तो अवाम ने तो वोट 8 फरवरी को इमरान खान के हक में दिए, लेकिन उसको पीछे किया हुआ, जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया उसकी खिलाफवर्जी हो रही है। दूसरा है कि विल ऑफ द पीपल वो डिसाइड करेगी। मैं लाइन अगर वगैरह पढ़े, दूसरे में विल ऑफ पीपल का जिक्र है, दूसरे अवाम की जो बेसिकली जो अवाम की मर्जी है, अवाम की मर्जी इमरान खान के साथ है, उसे डायला में डाला हुआ है। अवाम की मर्जी के नुमाइंदे हार के भी हमारे जैसे लोग जो है वो भुगत रहे हैं। तो जो जिनको अवाम की मर्जी शामिल नहीं है, जिनके साथ जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया है, वो उनको आपने इख्तियार दे दिए, आइन की खिलाफवर्जी। तीसरे पे लिखा हुआ है वो जो एक्सरसाइज है, जो पावर्स हैं, दैट विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, लोगों के मुंतखब नुमाइंदों की। वहां पे जजेस की बात नहीं है, जर्नलों की बात नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं है, किसी और खुफियातों की बात नहीं है, बात है चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, लोगों के मुंतखब नुमाइंदे। तो आपने डाका ही उस मुंतखब नुमाइंदों पर डाला है, आपने वो सिस्टम ही वो कोलैप्स किया है। आपने सिर्फ अपनी मर्जी से यस मैन और बूट पॉलिश वाले जो लोग हैं, जो हमारी बात माने, उनको आगे ले आए आप लोग, तो वो क्या जमहूरियत लेके आएंगे? हमें पाकिस्तान को उस आइन के ऊपर अमल पैरा होना पड़ेगा। और चौथे पैराग्राफ में है जो प्रिंसिपल जिनको ऑब्जर्व किया जाएगा, डेमोक्रेसी से पहला लिखा हुआ है, फ्रीडम दूसरा लिखा हुआ है। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? बदकिस्मती से ये डेमोक्रेसी नहीं, ये तो एंटी डेमोक्रेसी है। और फ्रीडम क्या है? हकीकी आज़ादी नहीं है, बोल नहीं सकते हैं, पीके एक्ट लगा दो, फलां कर दो, फलां कर दो। तो ये इसीलिए खान साहब उससे हकीकी आज़ादी की बात करते हैं। और ये जो हमारी जद्दोजहद है, ये जद्दोजहद इस मुल्क के लिए, इस रूल ऑफ लॉ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की असल हालत में बहाली के लिए, तो ये हमारी जद्दोजहद है और उस पर हम प्राइड लेते हैं। पीटीआई रहनुमाओं ने अक्सर जो 9 मई है उसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दिया है कि ये बिल्कुल एक प्लान था जो कि पीटीआई ने नहीं किया। यासिर गिलानी मुत्तफिक है इस बात से कि ये फॉल्स फ्लैग? बिल्कुल मुत्तफिक, बिल्कुल। मैं कौन तो आप यासिर राशिद साहब से मेरी मुलाकात, कौन इसके पीछे कौन है? फिर आपको पता है जो सारे लोग परपेट्रेटर्स होते हैं, जो प्लान करते हैं, मैं आपको बताता हूँ ना। अब दो वाकयात को आपस में कोरिलेट करने आपको समझ आ जाएगी कि इसके पीछे कौन है। खान साहब के ऊपर जब कातलाना हमला हुआ वजीराबाद के अंदर, तो कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, स्टूडेंट्स के, हमारे हमने शादरा मोड़ पे किया, मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने प्रोटेस्ट, गुस्से में निकल आए, हमने शादरा मोड़ पे किया। यहाँ से कुछ लोग गवर्नर हाउस पहले इकट्ठे हुए, गवर्नर हाउस से इकट्ठे होकर वो कैंट की तरफ चल पड़े। सदीक ट्रेड सेंटर आपने देखा हुआ है, सदीक ट्रेड सेंटर से आगे जहाँ पे कैंट शेरपुर ब्रिज के पास, वहां पे आज भी डॉन पे भी, न्यूज पे, बाकी भी न्यूज़पेपर्स पे तस्वीरें आई के अंदर से बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक्स आ गए हैं और 3 एसपीज वहां पे पहुंच गए, रीजनल एसपीज आपके वहां पे पहुंची। इतनी बड़ी नफरी पहुंच गई कि कंटोनमेंट एरियाज हैं उनकी हिफाजत की जाए। तो वो एक तरह का प्रेशर कॉल या एक प्रोटेस्ट कॉल थी ना, वहां पे शेलिंग की गई, लोगों को डिस्पर्स कर ब्लॉक किया गया। तो वो जब ये 9 मई होता है, लोग इकट्ठे कहाँ पे हो रहे हैं? लिबर्टी में। अच्छा, लिबर्टी में बहुत सारे लोग खुद से आगे चल पड़े हैं। तो डॉक्टर साहब से भी बात हुई, मैंने कहा ये लोग चले जा रहे हैं, तो आगे अभी ना सदीक आप उस दिन कहाँ पे खड़े? मैं लिबर्टी चौक में था। आप लिबर्टी? ये लिबर्टी चौक में था। अच्छा, हमने ये कहा कि ये लोग आगे को जा रहे हैं, तो मैंने फिर बल्कि मेरे साथ कुछ और लोग भी थे, डॉक्टर साहब कहा लोग खुद से आगे भी जा रहे हैं, इनको रोकने की डॉक्टर साहब की वीडियोस मौजूद है जहाँ उन्होंने, खैर वो तो आगे जाकर उन्होंने रोका भी। मैंने अपने लोगों से कहा, मैंने कहा जब ये उसी जगह पे सदीक ट्रेड सेंटर के पास से मुड़ते हैं शेरपुर ब्रिज की तरफ, लोग पुल के ऊपर चढ़ गए। तो मैं लोगों को कह रहा, मैं ये लोग सारे पुल के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, आगे तो बहुत ज्यादा नफरी होनी है, किसी ने जाने भी नहीं देना, और वहां पे जब शेलिंग होगी तो भगदड़ मचेगी, कहीं लोग पुल से नीचे न गिर जाए। ये आप खुद से सोच रहे थे या मैंने अपने जो दो लोग साथ थे उनको कहा ये लोगों को नीचे से, लेकिन लोग बहुत ज्यादा थे, आगे जा रहे थे, यानी वो हमारी आवाज देने से बहुत आगे थे, हम बहुत पीछे थे या सेंटर में समझ लें थे। तो मैंने कहा इनको नीचे से जाना चाहिए ताकि शेलिंग होगी तो लोग पीछे भाग जाए, डिस्पर्स हो जाए। पुलिस के साथ यही होता है ना पॉलिटिकल वर्कर का, कि पुलिस ने प्रोटेस्ट कार्ड करवाना है, पुलिस ने टियर गैस करनी है, कि लाठी चार्ज करना है, लोग आगे पीछे जाते हैं, कभी फिर आगे होते हैं, आवाज चलती है, इस तरह से यही पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में होता है। तो मेरा ख्याल था कि यही कुछ होगा, लेकिन वहां पे तो फिर वो पता चला जिस तरह से आगे जो कहानी है वो सीसीटीवी फुटेज निकाल ले तो पता चल जाएगा कि सीसीटीवी फुटेज तो खान साहब भी बात करते हैं अक्सर, वो कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज। अच्छा, वहां पे तो बंदा ही नहीं था ना, यानी वहां पे तो रोकने वाला बंदा ही कोई नहीं था, वो तो ये था कि जैसे किसी को वेलकम किया जा रहा था, क्या हुआ ये स्टाइल। तो ये यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि जब वहां पे, और वहां पे घंटा डेढ़ लगा है, ये एडवोकेट जनरल रही अहमद अवैस साहब ने भी कहा, अतलाल हसन ने भी कहा, जब कभी भी इसकी तहकीकात होगी सबसे पहले जिम्मेदारी इसकी आएगी आईजी पुलिस की, उस वक्त के वज़ीर आला की भी आएगी, निगरान वज़ीर आला की, आईजी की भी आएगी,
और जो भी लोग होंगे कि सीसी पे लाहौर की आएगी कि आप लोग कहाँ पे थे, तो रोकना तो उनका काम था ना, उनको रोकना। लेकिन यहाँ से पता चलता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं। ये थोड़ी सी मैं समझने की कोशिश करूँगा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप इसको किस बुनियाद पे कह रहे हैं? आया पीटीआई के कारकुनान क्या जिन्ना हाउस में नहीं गए? देखिए, दो तीन चीजें। क्या पीटीआई के लोगों ने जो अब ये बताएं, आइन को आपने मानना है या किसी और चीज को मानना है? ऑब्वियसली आइन आपको एहतजाज का हक देता है। बिल्कुल हक है आपको एहतजाज का। क्या लेकिन आइन में ये भी तो नहीं लिखा ना कि मैं आपके घर पे जिसने ट्रेसपास किया हम तो उसको कहते हैं कुछ सजा देना। ये तो खान साहब ने कह दिया शुरू में, उसकी जनमन तहकीकात करें। ये तो खान साहब ने कह दिया। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि उसकी जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, सीसीटीवी फुटेज से शुरू किया जाए। जो लोग ट्रेसपास करके किसी की प्रीमिसेस में दाखिल हुए, जो जुर्म है उस जुर्म की उसको सजा दी जाए। ये तो हम आज भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। लेकिन जब ओवरऑल आप इस सारे सिनेरियो को देखते हैं कि वो जुर्म के लिए इंसाइट किया गया, उकसाया गया लोगों को। जब लोगों के अंदर गुस्सा हो, हम घर में 4 भाई हैं या लोग हैं, जब हमारे कबीले का कोई बड़ा हो, आप उसको गिरबान से पकड़ दें, उसकी बेइज्जती करें, तो या जैसे बड़ा है, बाप है या दादा है किसी का या फैमिली का जो बड़ा है, तो क्या लोग गुस्से में नहीं होंगे? एंगर होगा लोगों में वो एंगर था। उस एंगर को यूटिलाइज करके ये फास्ट ट्रैक ऑपरेशन किया गया। अगर वहां पे नफरी होती, वहां पे रोक लिया जाता लोगों को, वहां पे टीयर गैसिंग होती, तो लोग वहां पे रुक जाते, वहां पे मिड होती, वो प्रोटेस्ट होता जो उससे रूटीन में होता है। और ये शुरू से करते आ रहे हैं, जमान पर के बाद 2-2 दिन ये टीयर गैसिंग करते थे, तो वो टीयर गैसिंग होती, लोग डिस्पर्स हो जाते, ये सारा सिनेरियो होना था। तो ये जिन लोगों ने नहीं किया, ये जब कभी भी इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन बनेगा तो इन लोगों की बारी आएगी जिन लोगों ने यहाँ पे नेग्लिजेंस दिखाई। यानी कि पीटीआई की जो लीडरशिप है उनका कोई किरदार नहीं। लीडरशिप प्रेसिडेंट कौन है पंजाब पीटीआई उस वक्त? डॉक्टर यास्मीन राशिद। लीडरशिप की उस वक्त चौक में मौजूद थी, वो चौक में जना उस चौक में मौजूद है। वो खड़े हो गए, माइक पे कह रही हैं हमारे शरपसंद है, लोग अंदर कोई ना जाए, आप लोग अंदर ना जाए, जबरदस्ती खबरदार कोई अंदर ना जाए, हम लोग सिर्फ एक पूरा अमन प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने आए हैं, आप लोग इधर आ जाओ। आप उनकी आवाज सुन सकते। जो हेड है, जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, उसी ने सारा कुछ लीड करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन की हेड वो ये कह रही है, अनाउंस कर रही है वहां पे, और ये मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो वो तो ये कह रही है, इंस्ट्रक्शन तो ये है कि अंदर कोई ना जाए। जुर्म प्रोटेस्ट नहीं है, जुर्म ट्रेसपासिंग करना है, अंदर जाना है किसी के। जिन्होंने किया हम तो कहते हैं उन पे करें, लेकिन वो जब सीसीटीवी फुटेज आएगी तो पता चल जाएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 9 मई को यौम सयाह के तौर पर उन्होंने इसको करार दिया है कि ये यौम सयाह है। पीटीआई के जो कारकुनान हैं, उन्होंने जो रावलपिंडी में भी हमने देखा इसी उस दिन के ऊपर, मुल्क के सारे उस एरिया में, हम पर्टिकुलरली लाहौर से बाहर निकलते हैं, GHQ की अगर हम बात करते हैं, शहदा के जो मुजस्मे गिराए गए हैं, जो उनको जलाया गया, जो आग लगाई गई, जो एक हमारे सिंबल्स थे उनको जलाया गया, क्या ये दुरुस्त अमल था? देखिए, 2-3 चीजें मैं हमेशा से, मेरी बात आज के अब रिकॉर्ड करें, मैं एक डेमोक्रेटिक आदमी, प्रिंसिपली डेमोक्रेटिक आदमी, मैं कानून और आइन की पासदारी करने वाला। कोई भी चीज जो कानून और आइन के अंदर होगी मैं उसकी फेवर में खड़ा होगा। मेरे मौकफ लिए बगैर ये मौकफ ऑन रिकॉर्ड रख लें, जो चीज कानून और आइन के अंदर होगी मैं उसके साथ खड़ा हूं, जो चीज कानून और आइन के खिलाफ होगी मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं। जो एथिकल चीज ठीक नहीं होगी मैं उसके खिलाफ हूँ, जो एथिकल ठीक होगी मैं उसके साथ। तो आपके मुताबिक ये नहीं होना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट की हद तक ठीक है, लेकिन वहां पे इसी चीज को तो कह रहे हैं, कमीशन क्या फैसला करेगा? अब 2 मौकफ एक कह रहा है कि नहीं इन्होंने ऐसे किया, दूसरा कह रहा है इन्होंने खुद से मैनेज करके ऐसे करवाया। 2 मौकफ है, फैसला कौन करेगा? जुडिशियल कमीशन फैसला करेगा। उस जुडिशियल कमीशन के अंदर जो तहकीकात है उसको मानने को तैयार है, लेकिन मेरा मौकफ एक चीज है कि जो आपको आईने पाकिस्तान, जिसका हम सब ने कसम खाई है, पॉलिटिशियन भी जब जाते हैं उसकी कसम खाते हैं, सरकारी मुलाजमीन भी जब अपनी ड्यूटी करते हैं, कोई जिम्मेदारी लेते हैं, तो वही हलफ लेते हैं कि हम आइन की पासदारी करेंगे। आईने पाकिस्तान जो इजाजत देते हैं हम उसके साथ खड़े हैं। जो कोई चीज भी आईने पाकिस्तान से डेविएट करेगी, बड़ी क्लैरिटी के साथ हम उसके साथ नहीं खड़े हैं, और यही हमारी लड़ाई है, यही इमरान खान की लड़ाई है। इमरान खान का नजरिया यही है। खान साहब ने पहले ये कहा, जब ये रजीम चेंज हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कामयाब हुई, पहले उन्होंने कहा कि ये अमरीकी मुदाखलत थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने मुझे घर भेजा। फिर उन्होंने कहा, तीसरे नंबर पे कहा कि ये लंदन प्लान का हिस्सा था। तो आज आप हमें जरा थोड़ा सा क्लियर करें कि ये असल में था क्या? ये तीनों चीजें थी, आपके साथ नहीं है, वो डोनाल्ड लू का लेटर नहीं है, मतलब आपके मुताबिक ये तीनों चीजें देखिए ना, डोनाल्ड लू का है ना, वो जो उसके साइफर आया, जो मैसेज आया वो है,
वो एक हकीकत है। अच्छा। और वो हकीकत है जिसको सारे लोग मानते हैं। वो इंटरनेशनली भी पब्लिक हो गया, मुफ्तरियान ग्रीन से लेके बहुत सारे इंटरनेशनल आरपी ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मीडिया जहाँ पे बंदिश नहीं है उन्होंने छापा, और ये है वो मैसेज आया कि इमरान, उसका जिक्र है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। अच्छा, वो मैसेज किसको आया था? यही एग्जैक्टली यही इमरान खान है, तो इमरान खान के तो खिलाफ आ रहा है, तो इमरान खान को तो नहीं आया होगा। तो जिसको मैसेज आया वो इन्वॉल्व है। किसको आया था? जनरल बाजवा को आया था पर्टिकुलरली इसलिए खान साहब कहते हैं जनरल बाजवा। तो ये आज छुपी बातें तो नहीं है, ये तो अहमद मीर कह रहे हैं कि जब खान साहब ने पहली दफा इसराइल को मानने की बात की कि नहीं कर रही, उसने उसी वक्त शुरू कर दिया उनसे मिलना। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, हम तो कह नहीं रहे, ख्वाजा आसिफ कहता है ये तो वो जिस तरह बताता है, हमें उसने कहा कि हम करेंगे, आपको गवर्नमेंट दे देंगे, ऐसे करते हैं, फिर पंजाब भी दे देंगे, आप करें। तो हम लोग देखते रहे। तो ये तो वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। तो जनरल बाजवा वो खुद करता है, और जनरल बाजवा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि जब से हमने सियासत छोड़ी, समझ लो पहले आप सियासत कर रहे थे तो वो जनरल तो खुद मान गए हुए हैं। एक इंटरव्यू उन्होंने कहा कि जब से हमने सियासत छोड़ी तो ये नाराज हो गए, हमारे वाले से कहा। तो वो उसको कहा, ठीक है। तीसरी चीज आपने पूछी कि वो लंदन प्लान है, तो लंदन प्लान में यही चीजें थी कि खान साहब ने जब कहा कि ये लोगों ने सबने मिलकर वहां पे फैसला किया, नवाज शरीफ को लाए हैं, तो नवाज शरीफ को जब लाते वक्त सबसे पहले अदालत खुद उठ के चली गई एयरपोर्ट के ऊपर, जनाब साहब आए हैं तो उनको जनाब अंगूठे लगाए और उनको भेजें। तो ये सारा कुछ नजर आता है जिस तरह से है। तो खान साहब ने कहा वो ठीक है। पीटीआई के अगेंस्ट बड़ा सख्त किस्म का क्रैकडाउन है, आप भी जानते हैं, आपकी बड़ी लीडरशिप जो है वो इस वक्त जेलों में है। एक तजिया नगार हैं, एंकर सीनियर एंकर पर्सन है मुनीफ फारूक, वो ये कहते हैं कि मेरी खबर है कि इमरान खान इज़ डन। इमरान खान अब, इसका मतलब ये है कि इमरान खान अब ख़त्म हो चुका है, इमरान खान अब वापस बाहर नहीं आ सकता। क्या कहेंगे इस पे? एक दफ़ा नहीं, उन्होंने को हजार, हर जिस शो में भी वो बैठते हैं, रब ना मारे नहीं मरता, ठीक है ना। ये फैसले मेरे रब के हैं। फरीदा फरूकी ने कई दफ़ा अपने ट्वीट्स में ख़त्म शुदा लिखा। आज इमरान खान के बगैर ना कोई बात होती है, ना कोई इंटरव्यू होता है, ना कोई बात आगे बढ़ती है। इसराइल के ने अटैक किया है ईरान के ऊपर, तो ये सारे जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये डियाला से इमरान खान का स्टेटमेंट है। इमरान खान का स्टेटमेंट तो ऑलरेडी है। नवाज शरीफ ने वो अहमद कुरैशी जिसका खास स्पोक्स पर्सन बनाया हुआ था, जिसको वहदा भी दिया हुआ था, इसने एडवाइजर क्या पता नहीं क्या बनाया हुआ था, इसराइल तो उसने भेजा था, मौलाना अजमल को इसने भेजा था। वो ये भेजते रहे, लेकिन हमें ये प्लान करते रहे। लेकिन अब सवाल क्या है कि इमरान खान, क्या जुल्फी बुखारी कभी इसराइल नहीं गए? देखिए, जो हमने खान साहब का स्टेटमेंट बड़ा बात है, मुझे इस बात का पता है, लेकिन खान साहब का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है इस चीज के ऊपर कि हम उसको नहीं मानेंगे। और आप सीरियस बात, हम अगर पॉइंट स्कोरिंग की तरफ जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन असल इशू ये है, पाकिस्तान के बड़े सीनियर तजिया नगार हैं अहमद मीर हैं, बड़ा मुखालफत करते रहे हमारी, लेकिन फैक्ट ये है कि जब खान साहब ने इसराइल को मानने से इनकार करना शुरू किया कि नहीं हम मानेंगे इसको, उस वक्त से ये बढ़ाना शुरू हो गया। तो वो बंदा, यानी इमरान खान के बगैर है ही कुछ नहीं। अगर खत्म शुदा है तो फिर इमरान खान है। मुनीफ फारूक जैसे लोग वो सहाफत इस तरह की करेंगे जो कि इंटरव्यू कर रहे हैं शेख रशीद का, यानी कितनी उम्र है इस बंदे, कितनी सियासत में गुजार गए, और जिस तरीके से आप उसका इंटरव्यू कर रहे हो और फिर आप अपने आपको सहाफ़ी कहो, और ये सहाफ़ी कहना कि हमारा बड़ा मुख्तसर से ताल्लुक है, हम वहाँ की खबर दे रहे हैं, वो एक डराने का काम करता है, एक वो पैनिक छोड़ने का काम करता है, लोगों को माइंड मेकिंग के लिए ये काम करते हैं, मीडिया के ऊपर ये चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज अवाम समझ गई है, वो अवाम है। नहीं, क्या मेरा असल में सवाल यही था कि उन्होंने तो कह दिया, एक नहीं 2-4 जगहों पे उन्होंने, रिसेंट उनका इंटरव्यू है मंसूर अली खान के साथ, पॉडकास्ट है, जैसे मैं और आप बैठे हैं इसी पॉडकास्ट में, उन्होंने कहा मैं आज भी अपनी इस बात पे कायम हूँ कि इमरान खान इज डन। ये कैसे कह रहे हैं? कैसे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बस अब ये खान साहब, ये किसने फैसला किया? अदालतों ने? किसने फैसला करा? कानून ने? ये आप बताएं ना। वो किससे, वो आप पूछे ना उससे, वो किससे कह रहे हैं? अगर तो वो कह रहा है कि जी ताकतवर लोगों ने फैसला किया, मुख्तदरा ने फैसला किया, तो मुख्तदरा ने तो कितनी देर से खान साहब को अंदर रखा हुआ है, जितने शख्स जेल खान साहब काट रहे किसी और ने काटी, वो तो कहते थे 10-15 दिन में पता चल जाएगा। अनअंडरस्टूड बड़ी देर से कह रहे हैं। नहीं, ये तो नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, ये उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड ये इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि ये मेरे ही स्टेटमेंट थी कि इमरान खान 10 दिन भी जेल नहीं निकालेगा, नहीं काटेगा, लेकिन जिस तरीके से वो जेल काट गया है और काट रहा है, ये हमें मानना पड़ेगा। मैं आपको 2 चीजें आप अपने लोगों को जरूर दिखाइएगा सर्च करके। एक, इमरान खान का वो सेल जो कि इन्होंने साफ सुथरा करके सुप्रीम कोर्ट में तस्वीर पेश की, कोर्ट में हियरिंग में, कि ये इस सेल में रखा हुआ है, बड़ा वायरल हुआ था। उसका साइज है गालिबन, डेथ सेल है, मैं भी उसी में रहा हूँ, उसी किस्म के, उसी साइज डेथ सेल में मुझे भी रखा था। 11 फीट उसकी लंबाई और 7.5 फीट शायद चौड़ाई, मेरा ख्याल, कोई 4-6 इंच आगे पीछे हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता ये। और मरियम साहिबा
जो बाद में विजिट करने गई कि नवाज शरीफ साहब जिस सेल में रहे हैं, एक उनका विजिट है, सर्च कर लीजिएगा। अच्छा, उस कमरे में जब वो दाखिल होते हैं तो 25 के करीब लोग उस कमरे में दाखिल हो गए उनके साथ। जी वो साथ, यानी वो और पीछे अभी 2-4 लोग और भी होंगे जो पीछे वीडियोस और मूवीज बना रहे हैं। तो वो एक ऐसा कमरा जिसमें विंडोज भी लगी हुई हैं, वेंटिलेशन भी है और 2 दरवाजे लगे हुए हैं, अटैच बाथ भी है अलग से। तो वो कमरा जिसके अंदर 25 लोग शामिल हो जाए देखने के लिए, वो और इमरान खान का 11/7 का सर, ये आपको वाज़ेह फर्क बताएगा। और खान साहब के लिए बाहर आने इश्यू नहीं है, अगर खान साहब डील करना चाहें तो आ जाए, वो तो बड़ी देर से उनका ऑफर है। असल चीज ये होती है कि आप अपने मौक़िफ़ पे खड़े, हक पे खड़े हैं, सबक असल ये है। और हक पे खड़े हैं, मुश्किलें हैं, ख्याल करेगा ये भी गुजर जाएंगी। क्या पीटीआई कभी दोबारा इक़्तिदार में आ पाएगी जो भी हालात चल रहे हैं? जो आईने पाकिस्तान कहता है वो कहता है वी लव पीपल, लोगों की राय, लोगों की मर्जी, चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स। जैसे मैंने पहले भी कहा, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, अवाम के सपोर्ट इमरान खान के साथ है। लेकिन अवाम की सपोर्ट इमरान खान के साथ है, अभी भी थी, अभी रिसेंट इलेक्शन। जुल्म का निज़ाम है, जुल्म का निज़ाम ज़्यादा चल नहीं सकता, जुल्म फिर जुल्म बढ़ता है, फिर मिट जाता है। आपने एक ट्वीट किया था कि सनम जावेद मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना है। उनके ख़ानदान और बच्चों को क्या पैगाम दिया जा रहा है कि जो इमरान खान के साथ हो, जुल्म के ख़िलाफ़ बोले, उसे कैद कर दो? ये कौन सा इंसाफ है? ये कैसी रियासत है? आप आज हमें ये बताइए कि सनम जावेद का असल में मसला किसके साथ है, कौन इसके पीछे? देखिए, सनम जावेद एक नती लड़की है, उसका जुर्म क्या है वो बोलती है, ठीक, बोलना उसका जुर्म। लेकिन वो जुर्म ये आप क्या बोलते हैं, वो बोलती है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, हिट करती है मरियम नवाज को ज्यादातर वो, ठीक, और वो आइन के कानून की बात करती है। जहां कहीं वो आइन और कानून के खिलाफ जाएगी, मैं उसके खिलाफ हूँ। अगर वो आइन कानून के अंदर रहते हुए बात करती है तो वो आइन और कानून के अंदर रहते हुए बात करती है। किसी पे तनकीद करना कोई जुर्म है? अगर हम इस मौजूदा हुकूमत पे कहें इनको चोर हुक्मरान कहें तो कहें जुर्म है, वोट चोर नहीं है। अभी चीनी का जो सिकंडर लेके आए हैं, सारे के सारे उतने ही पैसों की चीनी इन्होंने पता नहीं कितने अरब रुपया कमा लिया है, और वही तो पहले बाहर भेज दिया और उतने ही अब डबल पैसों से वापस ले रहे। यानी अवाम की हड्डियों से ये पैसा निकालते हैं और खुद अरबों रुपया ले लेते हैं और अपने जहाज बनाते हैं, और फिर लोग कहते हैं इनके पीछे पीछे लोग चले। तो ये सारे का सारा अगर इन पे तनकीद करना या किसी भी तरह से बोलना जुर्म, तो उसका जुर्म कैसे बोलना? मैंने उसके खामद से बात हुई थी 2-4 दिन पहले, उसने भी वो बताया उसी डक सेल में, वो 11/7 वाले में 8 खवातीन है। जब मैं पहले में रखा, मुझे चंद दिन अकेले में रखा, फिर बाद में हमें 5 लोगों को कर दिया। तो चौथा बंदा बड़ी मुश्किल से वहां पे सोया जाता है, उससे लेटा नहीं जाता, जगह ही नहीं इतनी होती है, जैसे वाशरूम की दीवार छोटी आ जाती है। तो 8 खवातीन है जो उस जगह पे मौजूद है। ये जुल्म है ना, लोगों को मैसेज दिया जा रहा है। तो ये खुद से पीटीआई के लोगों के अंदर नफरत बढ़ रही है। 2 ताकतवर चीजें होती है, मोहब्बत और नफरत। लोग मोहब्बत में कुछ कर जाते हैं या नफरत में कुछ कर जाते हैं। ये तो बेसिकली ये वो ताकत खुद से लोगों को दे रहे हैं। जिन जिन लोगों के लोग गिरफ्तार हुए हैं, सबको पता है कि गिरफ्तार किस तरह से हुए हैं, कि हमारे से पीटीआई के साथ नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल देता हूं मैं अपने आखिर में आपको, खदीजा शाह और अंदलीब अब्बास। खदीजा शाह गाड़ी के अंदर बैठी हुई है, अंदलीब अब्बास गाड़ी के ऊपर बैठी हुई और नारे लगा रही है। ज्यादा रोल तो अंदलीब अब्बास का हो, दोनों के ऊपर केस है, 9 मई का केस बनता है। एक पार्टी छोड़ती है, आईपीपी में चली जाती है, वो सुकून से घर में अंदलीब अब्बास आराम से मजे का, कोई चक्कर नहीं, कुछ भी नहीं है। दूसरी खड़ी रहती है कि नहीं मैं इमरान खान के साथ हूँ, हालांकि वो कोई पार्टी वजहदार भी नहीं थी। वो कहते हैं 10 महीने उसको जेल में रखते, कभी कोयटा भेज, कभी कहीं भेज। यानी इसका मतलब है जुर्म नहीं है, सजा जुर्म की नहीं है, सजा इमरान खान के साथ खड़े होने की है। तो ये बड़ी वाज़ेह मिसाल है ना। इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी छोड़ता चला गया। आज देखे ना, जिन लोगों ने डील कर ली, बात कर ली, जो दूसरी पार्टी में चले गए, वही जुर्म, वो उस लाइन में चाहे आगे खड़े थे, वो पवित्र, वो जुर्म नहीं है। यानी इसका मतलब है कि आपने कौन सी ऐसी चीज की है, फिर वो करना तो गलत ना हुआ ना। फारूक हबीब भी अगर वहां पे खड़ा है और हसन न्याजी भी अगर वहां पे खड़ा है, या कोई दूसरा बंदा भी वहां पे खड़ा है और फारूक हबीब पार्टी ज्वाइन करता है और वो मौज कर रहा है, आराम से सुकून में है, तो और दूसरा बंदा जेलों में है, दाद चौधरी जेलों में है, महमूद रशीद जेलों में है, तो इसका मतलब ये है जुर्म वहां पे खड़े होना नहीं है, वहां पे जाना नहीं है, जुर्म इमरान खान के साथ देना, ये उन्होंने जुर्म बना दिया। तो ये खुद साबित कर रहे हैं। यानी इतने पर्दे आशिकार हो रहे हैं, इतना कुछ सामने आ रहा है, लोग अब बेवकूफ नहीं रहे हैं, बाई एंड लार्ज लोगों को पता चल गया है। लेकिन इन्होंने लोगों को माशी चक्कर में ऐसा बांधा हुआ है, लोगों को फिक्र मौश है, घर में रोटी नहीं पूरी होती, रोजी नहीं पूरी होती। लेकिन एक वक्त आएगा जब लोगों का जो है ना ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है,
ठीक है ना, थ्रेशोल्ड से लोग फिर गुजर जाते हैं, फिर लोग निकल, फिर बांग्लादेश जैसा इनकलाब आता है, फिर और लोगों, क्योंकि लोगों की फिर बर्दाश्त से चीजें बाहर हो जाती हैं, तो एक वक्त आएगा कि जब फिर इनकलाब आएगा। मुक़्तदरा की जानिब से मुतअद्दिद बार ये कहा गया कि आप सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगें और मुस्तक़बिल के लिए तौबा करें तो बेहतर तरीके से सियासत करें, तो मतलब एक इशारा दिया गया खान साहब को कि आप अगर माफ़ी मांग लेते हैं 9 मई पे तो आपको छोड़ा जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर माफ़ी मांग के तो वापस फिर से अवाम में आके चीज़ें कर ली जाएं तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? आप आईने पाकिस्तान को जब छोड़ते हैं ना, आईने पाकिस्तान में मुक़्तदरा का रोल मुझे बता दें, अगर ये रोल उनका है तो मैं खान साहब से कहूँगा खान साहब आप ये कर, जो आईने पाकिस्तान के अंदर जो जिसका रोल है उस रोल में वो आ जाए तो करना चाहिए। मतलब ये रोल है उनका, मुक़्तदरा का ये रोल है, हम जो बताएं ना नहीं वो तो सारे सब जानते हैं कि नहीं है, तो बस नहीं है तो फिर नहीं है, यही बात है। तो ये फिर असल जदोजहद ये कि हक पे आया जाए, सच पे आया जाए, हमारा सच सही मानों में लोग कहते हैं इसको, फिर वो हो जाता है कि हमारा दीन भी में यही कहता है, और हमारे दीन के अंदर इस्लाम की हिस्ट्री में जो सबसे बड़ी जदोजहद है, करबला के मैदान की जदोजहद है, वो भी यही कहती है कि आप हक पे खड़े हो, हक का साथ दें, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, मुश्किलें आती हैं, अगर नहीं देंगे तो फिर तो माइट इज राइट करोगे। हाँ तो अनाउंस कर दें कि जंगल का कानून है, ताकत जिसकी ताकत या जिसकी लाठी उसकी बहस है, फिर क्यों जो ताकतवर आप मेरे से ताकतवर है, मेरे पे जो मर्जी जुल्म करे, मैं आपसे ताकतवर हूँ, जो मर्जी जुल्म करे आप नहीं कुछ कर सकेंगे। तो या तो ये फिर अनाउंस कर, तो नहीं तो जो आईने पाकिस्तान कहता है हम उसके अंदर उसी की जदोजहद करें, उसके अंदर रह के करने को हर चीज़ करने को दें। इमरान खान साहब के दौर में आपने ये कहा कि जैसे ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं, आपकी लीडरशिप बड़ी सारी जेलों में पड़ी है। जब आपका दौर था, मतलब इमरान खान साहब हुकूमत में थे, राना सनाउल्लाह, हनीफ अब्बासी, मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ के होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया कराची में। राना सनाउल्लाह की बीवी जो है वो कोट लखपत जेल के बाहर दवाइयाँ लेके बैठी रही, और वो ऑन रिकॉर्ड, ये मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड बातें हैं कि जी सिर्फ उनको दवाई पहुंचाने दें, बाकी आप जो मर्जी उनके साथ करें, उनको ये परमिशन नहीं देगी। मैं क्वेश्चन सर कंप्लीट कर लूँ। उस्मा बुखारी का आपने नाम लिया, उसी कोट लखपत जेल के बाहर पुलिस वालों ने उनके गिरेबान पे हाथ डाला, और जिसके जो थप्पड़ की बाद में वीडियो भी वायरल हुई। आप ये बताएं कि क्या आप आज जब ये सारा कुछ रिवर्स आप पे हो रहा है, आपको गलत लग रहा है? उस टाइम पे जो हो रहा था वो ठीक हो रहा था? मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ विदाउट एनी इफेक्ट, बट जो चीज़ गलत है वो गलत है, नंबर 1। चाहे आज भी गलत है तो कल भी गलत थी, परसों भी गलत थी, आने वाले वक्त में भी गलत होगी। जो गलत है वो गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। इन सारी चीज़ों में जो केसेस हुए, इसमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट का रोल कहाँ पे है? एक केस पॉलिटिकल गवर्नमेंट का जो मुझे याद पड़ता है वो बाल टाइम पे बना, वो राना सनाउल्लाह, जिसके अंदर शहरियार अफरीदी मिनिस्टर कहा भी कि मिनिस्टर था, और फिर उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने बुला के पूछा कि ये केस मेक श्योर करो। उन्होंने कहा कि उस वक्त एंटी नारकोटिक्स के जो भी हेड थे, अब वो तो उनके साथ बैठे थे, सर्विसेज में से कोई ब्रिगेडियर साहब थे या कोई, नाम उनका मिस कर रहा हूँ, उनको बुलाया गया कैबिनेट में, या उन्होंने खुद बुला के पूछा, और उसने कहा कि मैं बिल्कुल आपको ठीक कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अगर ठीक कह रहे तो फिर कानून के मुताबिक आ रहे। तो ये कार्रवाई भी शायद उस वक्त के मुतज़िला के लोगों की तरफ से होगी, लेकिन अगर वो भी थी तो गलत थी। जो चीज गलत है, नॉन डेमोक्रेटिक है, वो गलत है। लेकिन हमारे टाइम पे एक हुआ, यहाँ पे आपको बीसियों एग्जाम्पल्स मिलती हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, बल्कि हजारों एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बताया, वही बताया, जो कह रही है कि मना कर रही है, कैंसर सर्वाइवर है, उसने नवाज शरीफ को हरा दिया, ये उसका कसूर है। कि नवाज शरीफ का गढ़ है, जो लाहौर में समझते थे कि हमारा गढ़ है, वो गढ़ा बना दिया नवाज शरीफ के लिए, आज भी जेल के अंदर है। क्या कसूर है उसका? वो कितनी को बड़ी दहशतगर्द है कि आपने उसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे किए और उसको छोड़ ही नहीं रहे। तो ये इन्होंने जुर्म बना दिया। जावेद चौधरी हार्ट पेशेंट है, महमूद रशीद साहब है, वो बेचारे थे ही नहीं इधर, वो तो इधर थे ही नहीं। वो तो उनकी मिसेज उस वक्त हॉस्पिटलाइज थे उन दिनों के अंदर, उनकी मिसेज हॉस्पिटलाइज थी, वो हॉस्पिटल में उनकी हालत में थे, और हॉस्पिटल में थे, कराची में थे, वो यहाँ पे थे ही नहीं, उनकी जगह पे उनके ऊपर डाल दिया गया। तो ये जुल्म का निजाम है, आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन मैं अगेन कह रहा हूँ कि मैं विदाउट डिफरेंट बट गलत कह रहा हूँ, जो चीज गलत है वो गलत है, लेकिन इसकी कंपैरिजन करना, ये वो कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी। इनका कोई मैच नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। जो अब नहीं, इसका मतलब तो यही है ना, बैकलैश आया, आप हुकूमत में थे, उन पे जुल्म हो गए,
मैं दो चीजें, अब वो गवर्नमेंट में है तो आपकी मेरा पॉइंट नहीं समझ। मैं कह रहा हूँ कि पहली चीज तो ये है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कोई भी करे, चाहे पीटीआई ने की है, मैंने की है, आपने किया, वो गलत है। नंबर वो गलत है, आज भी गलत है, कल भी गलत है। लेकिन जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो मैग्नीट्यूड आज है और जो उस वक्त था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और अगर हम ये जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करें कि उस वक्त भी था तो चले आज भी हो गया, ये तो पीएम वाले आज करते हैं, तो वो एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के बारे में आता है, वो नहीं है, उसका तो फर्क ही पड़ा। और उसमें तो बड़ा वाज़ेह तौर पे चीजें थी, तो इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है दोनों चीजों में। ज़मान पार्क के बाहर जिले शाह की शहादत हुई, आपको पता है। ऐसे ही पीटीआई की जो क़यादत है, उस शहादत के बाद वापस मुड़ के उन्होंने नहीं देखा। इस ईद पे आईजी पंजाब उसके घर गए हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर, उसकी फैमिली से मिले हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? जिले शाह वो शख्स है, वो मुझे बड़ा अच्छी तरह से याद है, बल्कि मुझे वो ना याद आ रहा है मेरे सारे, वो मुझे अक्सर मेरे इधर ना थप्पी देता होता, बड़ा मलंग आदमी था। कि हाल था डॉक्टरी को जी तुसी ऐतकी जितना है, मैं तो कह रहा था जितना ऐतकी, बड़ा इस तरह से ना बड़ा पुराना, एक बड़ी चाहत, एक बड़ी प्यार के साथ, बल्कि मेरी उसके साथ बड़ी एक मूवी देख रहा था, पुराना मोबाइल हाथ लगा तो पुरानी तस्वीर भी उसके साथ थी, बड़ी चाहत थी उसके साथ। जितना बड़ा जुल्म हो गया शायद वो जुल्म एक मलंग आदमी के ऊपर और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर पता नहीं 26 से ज़्यादा जगहों के ऊपर उसको तशद्दुद करके मारा गया, जिसको बड़ा एक्सीडेंट का नाम दिया गया। इससे बढ़ के जुल्म क्या हो सकता है? अब ये बहुत सारे लोग हमारे गए, अभी भी हमारे पार्लियामानी पार्टी के एमपी है, बहुत सारे लोग इस सीट पे भी गए हैं, वैसे भी गए हैं, लेकिन ये उस जुल्म को करके कि जी फलां साहब चले गए, जुल्म करने वाले लोग जालिम अगर जाके कहे नहीं जी हम अगर आपका बड़ा एहतराम करते हैं, ठीक है ना, दरबार यजीद में जाके कोई कहे कि नहीं 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 हम तो आपके खानदान का बड़ा एहतराम करते हैं, आप लोगों का बड़ा एहतराम करते हैं, वो पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो आपके नजदीक क्यों गए होंगे? माफी मांगने आई डोंट नो, पता है मुझे तो वो मीम्स है या क्या है कि उसने कहा कि मुझे रातों को नींद नहीं आती, तो ये भी चलता रहा, वो आलम क्या था क्या नहीं है, नहीं वो तो मेरी नजर में तो शायद स्टंट ही होगा, जिस तरह के वो स्टंट के माहिर हैं आईजी साहब, क्योंकि ये ड्रामा स्टंट वो करते हैं, तो मे भी एक स्टंट ही हो। अच्छा सर, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे करने लगा हूँ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा लंदन गए, पीटीआई ने तबाह के एहतजाज किया वहाँ पे, उसके बाद जनरल आसिम मुनीर अमेरिका गए, पीटीआई ने वहाँ पे भी एहतजाज किया। पाकिस्तान की को हाई मतलब आप गवर्नमेंट से ले लें या ब्यूरोक्रेसी से ले लें, कहीं से भी ले लें, कोई भी शख्स जो है वो बाहर जब भी किसी ऑफिशियल विजिट पे जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसके अगेंस्ट वहाँ पे उसी जगह पे जाके मुजाहरा करते हैं। आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान की बदनामी है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर? क्या पीटीआई को ये करना चाहिए? क्या आपको ये नहीं लगता कि लोगों की विल को ना मानना, आप इलेक्शन प्रोसेस को कागजात नामजदगी के पेपर छीन लेना समीरा इलाही से, परवेज इलाही साहब की बेगम से, वो पाकिस्तान की बदनामी नहीं है? आप समझते हैं कि वो लोग आंखें बंद कर लेंगे कि नहीं ये क्या हो रहा है, ये पुलिस वाले उनको सलाम कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि यास्मीन राशिद को जिस तरह से जेल की सलाखों में रखा हुआ है, लोग उस पर आंखें बंद कर लेंगे? खदीजा शाह को, सनम जवेद को जो हो रहा है वो उस पर कर लेंगे? अब्बास फरूक के साथ जो हुआ, उसके जो बेटे के साथ हुआ, वो पाकिस्तान की बदनामी नहीं है? जहां पे कानून और आइन की ब्लेटेंट वायलेशन है वो पाकिस्तान की बदनामी नहीं है? जहां पे यूनाइटेड नेशंस ने खुद अपनी रिपोर्ट में कह दिया कि इमरान खान को पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है, इमरान खान पूरी दुनिया में जाना जाने वाला लीडर है, लोग उसके चाहने वाले हैं, लोग उसको जानते हैं, लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, उनकी अपनी रिपोर्ट ये कहती है, वो पाकिस्तान की बदनामी नहीं है? ये सारी पाकिस्तान की बदनामी है। अगर कोई चीज वहां पे, वो मैंने अगेन कहा, मेरा प्रिंसिपल स्टैंड है कि कानून और आइन के खिलाफ करते हैं, तो वहां पे तो कानून बहुत एक्टिव है, हमारे यहाँ तो कानून है ही नहीं है, तो वहां पे कानून के खिलाफ दायर करें, उनको पकड़े। तो बदनामी होती है जब आप जुल्म करते हैं, जब आप कानून से डेविएट करते हैं। असल बदनामी का बायस वो लोग हैं जो कानून को अपने, जिन्होंने घर की लौंडी बनाया हुआ है और जो लोगों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद कर, लोगों के घर तोड़ देना। अभी फयाज नजरा ने असेंबली के फ्लोर पे है, एक आप असेंबली का फ्लोर आपको पता है रिकॉर्ड का हिस्सा होता है, 26 तरमीम में अगर वोट ना दिया तो मेरे बेटे को पकड़ा और उसके नंबर से उसकी वालदा की बात करवाई गई है कि अपने वालिद, इसके वालिद को कहें कि पार्टी छोड़ दे, नहीं तो वोट उधर दे, नहीं तो फिर हम ये लेंगे। तो ये आपका क्या हाल है? असेंबली के फ्लोर पे की जाने वाली बात इंटरनेशनल मीडिया पे नहीं गई होगी। तो ये हमें बदनामी नजर नहीं आती है। हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा, हमें अपने आप को ठीक करना होगा। हम सब लोग पाकिस्तानी हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन हमें
ये करना पड़ेगा और हमारा वापस हमें कॉन्स्टिट्यूशन की असल हालत में जाना पड़ेगा। अगर हम उस असल हालत में चले जाते हैं तो चीज़ें बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगी और यही हमारी जरूरत है। रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का ये जो एक हल्की फुल्की या आप ये कह लें कि बहुत हैवी किस्म की एक जंग जो है वो हुई, पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्होंने जो जवाब दिया, कैसे देखते हैं आप? बड़ा ज़बरदस्त जवाब था। हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान के पीटीआई के सोशल मीडिया ने, पीटीआई के रैंक एंड फाइल ने पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हुए। वो हमारी डिफेंस का मैटर है। मेरा अपना वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है। मैंने कहा हमारे घर में 100 मसले होंगे, हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन जब आपकी बात है, जब हमारे नेशन की बात है, तो हम अपनी फौज के साथ खुद बॉर्डर पर जाकर लड़ने के लिए तैयार। हम खुद जाके खड़े हुए कंधे पे कंधे, और हमने कहा था कि करें, और ये तो लेटे हुए थे। आपको याद है उनके ड्रोन तो चकवाल तक चले गए और पता नहीं कहाँ तक चले गए, और वो ख्वाजा उसकी निकाले ना स्टेटमेंट, आप जो कहते हैं बड़ा प्राइड लेने की कोशिश करते हैं, ख्वाजा राना सना वो ख्वाजा आसिफ की एक दिन पहले की स्टेटमेंट्स हैं, अगर हम जिम्मेदार स्टेट हैं, अगर ये मजीद कुछ नहीं करते तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, वी आर अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट। ये इनके रिस्पॉन्स था। वो तो जब फिर उन्होंने 3 एयरबेस पे हमले किए और फिर भी जब उन्होंने कहा कि वो तो हद से ही बढ़ता जा रहा है, और फिर शुक्र अल्लाह का कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने डिसीजन लिया और फिर जिस तरह से उसको सबक सिखाया, वो तो हमारा फख्र। देखिए इंटरनल मैटर है हमारा, इंटरनल मैटर है उसमें, लेकिन इस दौरान पीटीआई के आपका ये दावा है कि और ये तो सारे लोग मानते हैं ना। इवन हमारे डीजे इस पे ने आगे कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, हमारी यूथ का नाम लिया सबका, सब सारी लोगों ने, और सबसे फोर फ्रंट पे हमारी जमात थी। अच्छा मुझे ये बताएं, वहां पे रजीम किसकी है? मोदी की जी। मोदी का नाम लिया नवाज शरीफ ने, आज तक नाम लिया इमरान खान ने भी, मोदी का नाल किया है। इमरान खान ने जो हिंदुत्व का काम किया, जो इमरान मोदी को तो असल तकलीफ इमरान खान से, इमरान खान के सिर्फ ट्वीट्स देख रहे हैं। उनका मीडिया तो दिन रात ये चाह रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान बाहर आए, तो हम मीडिया का मुझे नहीं पता क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा, लेकिन आप ये देखें, इमरान खान के ट्विटर पे चले जाएं, हिंदुत्व और मोदी का वर्ड देख लें। इमरान खान ने जितनी मोदी की रोली है वो शायद किसी की रोली, उसका जो चेहरा आश्कार किया और ठीक है आश्कार किया, वो भी सच बताया कि इनकी तो आरएसएस का जो है वो आइडियोलॉजी की है कि वो नस्ल कशी कर दो, खत्म कर दो उनके मुखालिफ है, मुसलमानों को खास तौर पर हटा दो। तो ये जो इमरान खान उनके साथ किया वो तो तकलीफ है उनको। तो हमारे तो हर बंदे ने नाम लिया, हमारे तो छोटे से छोटे वर्कर ने, जो मैटर नहीं करता उससे लेके पार्टी लीडरशिप तक सब ने लिया नाम। हमारे जो प्रेसिडेंट इस वक्त गौहर साहब ने किया, सब ने लिया, असेंबली के फ्लोर पे कहा, सोशल मीडिया पे कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मुझे ये बताएं कि भतीजी साहबा ने लिया ना, मरियम नवाज ने तायाबू का नाम लिया? नहीं लिया। वो उनके साथ रिश्तेदारी है, जिस तरह की अजीजदारी है, या उनके साथ ये कारोबारी अजीजदारी है, कारोबारी शराकतदारी है डायरेक्टली, वल्लाह क्या वजह, क्यों नहीं लिया नाम? लेते ना नाम। उन्होंने तो कहा है कि मोदी का नाम कहीं नहीं लिया, मोदी का नाम मरियम नवाज ने भी नहीं लिया और नवाज शरीफ ने भी नहीं लिया। मोदी का नाम लेकर उसको कंडेम नहीं किया कि शायद बाद में फिर इन्होंने इनको पता है कि फिर कभी का वक्त आएगा जब जब पाकिस्तानी अवाम का जोर चलेगा, जब पाकिस्तानी अवाम चढ़ दौड़ेगी, तो बाहर निकलने के लिए इन्होंने अपने एसेट्स रखे हुए हैं जो बाहर इनको बना देंगे, कि बाहर वो मोदी और मोदी के एसेट्स जिंदाल और सब लोग शायद इनको बचाएंगे। इस वजह से उन्होंने नाम नहीं लिया। मेरा ख्याल जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है, ये बेहतर है? देखिए ये तो एक मैं आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? क्या कमेंट करूं, वो एक जंग है, हमारी जंग एक हुई है, जंग के अंदर वो फैसला हुआ है, और ये फैसला अगर तो कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट करती तो उस पर बहुत बड़ा प्राइड होता। ये तो जाली हुकूमत है, जाली हुक्मरान लोग हैं, तो इन्होंने वो फैसला किया है। वो इनकी तरफ से कोई अच्छा फैसला भी हो तो लगता है कि लो जी, क्योंकि जब बताइए 2 नंबर है, जब 2 नंबर में काम करेगा लगता है इसमें भी कोई इनका कोई और इंटरेस्ट होगा, इन्होंने भी इसमें भी बहुत ज्यादा लगता है पॉलिश करने की कोशिश की होगी, यही लगता है। लेकिन नहीं, वो एक मैंने पहले भी आपको कहा कि जो हमारे डिफेंस का मैटर है, हमारे मुल्क का मैटर है, हमारी इज्जत की बात है, वो हम मुकद्दम है, वो हम इकट्ठे हैं, वहां पर हम लड़ेंगे, इनके साथ मुखालिफ से लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, उस पर कोई सवाल नहीं, वो अलग चीज है। हम अपने अंदर मुल्क के अंदर कानून और आईन बनाने की जरूरत की बात कर रहे हैं। आपके मुताबिक पंजाब को उस्मान बुज़दार ने बेहतर चलाया था या अभी मरियम नवाज बेहतर चला रही हैं? अब ये देख लीजिए कि अभी फवाद चौधरी का ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा है कि 13 अरब का बजट था सफाई का पंजाब का, तो ईद के दिनों में 30 अरब लगाया है। वो सफाई सिर्फ ये सफाई नहीं हुई है, और फंड्स की भी बड़ी जगह पे सफाई हुई है। मतलब ये पैसा तो वो जब ये जाएंगे आपको पता भी चल जाएगा ये क्या है क्या नहीं है। और दूसरी चीज ये कि इनके पास मैंडेट ही नहीं है ना, ये क्या पंजाब में तो इन्होंने सिर्फ ये चलाया है कि नाम अपना लिख लो,
तस्वीरें अपनी लगा लो, आप कैलकुलेट कर लें जितने लाखों करोड़ों की जो तादाद में तस्वीरें प्रिंट हुई होंगी मरियम नवाज की और नवाज शरीफ की। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि आपने नहीं रखना, लेकिन हर चीज़ पे नवाज शरीफ, हर चीज़ पे मरियम नवाज, इवन वो आपके फ्रिज सिस्टम पे, यानी वो कूड़ा करकट के ट्रक जा रहे हैं, गंद लेके जा रहे हैं, ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर है, टॉयलेट्स बने हुए हैं, मरियम नवाज की तस्वीर है, मंडियों के अंदर छोटे जानवर बड़े जानवर हैं, मरियम नवाज और नवाज शरीफ की तस्वीर है। ये कमाल है यार, इनको सेंस ही नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो सिर्फ अपनी वो सेल्फ प्रोजेक्शन है। आखिरी सवाल आपसे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन लीडरान ने छोड़ी वो चले गए, जैसे आपने जिक्र किया, कुछ IPP में चले गए, कुछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ इधर चले गए। अगर हालात बेहतर होते हैं अगले 6 महीने में, 1 साल में, यही लोग अगर वापस आते हैं आपके नज़दीक, क्या उनको वापस लेना चाहिए? नंबर एक तो ये कि मेरा ख्याल इमरान खान साहब ने इसमें वाज़ेह पॉलिसी दे दी है कि जो लोग पार्टी के खिलाफ नहीं है, जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, वो अलग चीज़ है, जो पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए, पार्टी के खिलाफ जाके तकरीरें की, इलेक्शन लड़े और पार्टी के खिलाफ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी के खिलाफ बोले, उनका मैटर अलग है। लेकिन जो लोग छोड़ गए और खामोश रहे या हमदर्दी रखते हैं PTI के साथ, वो इमरान खान साहब फैसला करेंगे। फवाद चौधरी की एक मिसाल हमारे सामने है, IPP ज्वाइन कर ली थी उन्होंने, इसके बाद फिर से वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर, देखिए वो कहते हैं कि उन्होंने नहीं ज्वाइन की और उसके बाद उन्होंने जेल भी कुछ 4 महीने वो काटी है, जेल भी काटी है। इमरान खान साहब फैसला करेंगे और वो समझते हैं आप एक बड़े फाउंडिंग मेंबर, अगर मैं आपको समझूं 96 में आपने बताया बनी, 97 में आपने ज्वाइन कर लिया, तो आप तो वो लोग हैं कि जो PTI को खड़ा करने वाले। मेरी नजर में 2-3 लोग ऐसे, अगर आपके पास अगर आपको इख्तियार दे दिया जाए तो आप क्या फैसला? मैं बताता हूँ कि हर किसी के ना एक इंडिविजुअल के वो है केसेस हैं। 2-3 केसेस मेरी नजर में ऐसे हैं कि जो उनके साथ हालात पेश आए, जिस तरह से उनको मजबूर कर दिया गया, अलमान हफीज, शायद उधर कोई भी होता तो वो कहता ठीक है। इवन खान साहब ने तो शायद शुरू में 1-2 लोगों को कह भी दिया था कि अब लिख के भी दे दो, ठीक है ना। तो ये हर किसी के मैटर्स उसके मामला पे डिपेंड करता है कि किसके साथ कितना प्रेशर डाला गया, किसको कितना प्रेशर लेना चाहिए था। प्रेशर लेना चाहिए था, मैं इस बात के हक में हूँ, लेकिन हर किसी का एक थ्रेशोल्ड होता है और फिर हर किसी की वो वीकनेस होती है, किसको किस वीकनेस से जाके कितना क्रॉस किया गया, वो इमरान खान से बेहतर फैसला करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप माशाल्लाह आज आपसे बड़ी डिटेल में तफसीली गुफ्तगू हुई है। तो नाज़रीन, ये थे इंजीनियर यासिर गिलानी साहब, जिनके साथ इब्तदाई उनकी सियासी जद्दोजहद से लेके आज के दिन तक की मुकम्मल तफसीली हमने उनके साथ बातचीत की है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपकी नज़र में या आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। अगले पॉडकास्ट के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।